हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। सभी जितने भी शिवांगी के सितारे हैं जुड़ जाइए जल्दी से फटाफट इस अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिवांगी नर्सिंग परिवार डेली आपके लिए इवनिंग सेशन लेके आ रहा है। प्रणाम, राम राम, खम्मा गणी, गुड इवनिंग्स। आज की धुआंधार सेशन के साथ में आज एक बहुत ही ज़बरदस्त आज कुछ घोषणा करने वाले हैं। उसमें यह है कि आज जो कल एक मीटिंग हुई है, आपको पता होगा एम्स नॉरसेट के बारे में, वहाँ पर मेल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अभी 80-20 का सस्पेंशन उन्होंने वापस उजागर किया है, खुद ने बोला है, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। बेटा बहुत ही सराहनीय कदम है, अगर इतना भी बोलना हम उस पर विचार करेंगे। कहीं न कहीं 80-20 के बारे में कुछ हलचल जल्द ही बहुत ही अच्छी सी न्यूज आने वाली है। ध्यान रखिएगा, जितने भी अपने मेल कैंडिडेट है तैयार रहिएगा, कमर कस लीजिएगा। आने वाला सेशंस, आने वाला टाइम आप लोगों के लिए भले के लिए होने वाला है, ठीक है। तो वहां पर अगर 50-50 भी होता है एटलीस्ट, तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए भी हालांकि अच्छा है अगर 50-50 हो जाए तो ध्यान दीजिए। और दूसरी बड़ी बात है बेटा, यहाँ पर जो वैकेंसी की बात कर रहा है, अभी आपके सीएसओ की कुछ पोस्ट आ चुकी है। साथ में अगर आप देखोगे पोस्ट की बातें करते हैं, यहाँ पर सीएसओ के अलावा भी अपकमिंग जो बड़ा वैकेंसी आपके सामने आ रही है, आपके सामने अभी कम से कम 5-7 वैकेंसियां है। ये वैकेंसी भी आपके सर पर आ चुकी है। सीएसओ के अलावा राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आपके सामने आई हुई है। प्लस अगर बात करें डीएसएस भी, इसी साल की बात कर रहा हूं, अभी जल्दी घोषणा होने वाली है। कम से कम 2000 पोस्ट बड़ा डीएसएस भी रहने वाली है, जहां पर जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आप तैयारी कर रहे हो, और ये दिल्ली की वैकेंसी होती है। उसके अलावा एक और घोषणा जो कल ही हुई है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को समझिएगा। बहुत ही गुड न्यूज आप लोगों के लिए सर, सभी एम्स के अंदर 500 प्लस पोस्ट इंक्रीज कर दी गई है। अब जो नॉरसेट होगा इसमें हर एम्स में, तो 500 में से मान के चलिए कम से कम 250 पोस्ट तो वो निकालेंगे ही निकालेंगे। ये प्रत्येक एम्स की बात है। पहले बेटा हर एम्स के अंदर 1326 पोस्ट सेक्शन थी, अब उसके अंदर 500 पोस्ट और इंक्लूड कर दी गई है। हुई ना खुशखबरी की बात? यस। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, इसी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए एसएनए परिवार आप लोगों के लिए शानदार धुआंधार सेशंस जो डेली आपके लिए इवनिंग सेशन 8 PM लेके आ रहे हैं, उसकी रेगुलर क्लासेज ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आपके यहाँ पर अवेलेबल है। जो बच्चा इंटरेस्टेड है रेगुलर क्लास के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपको उचित लगे, 1 जनवरी 2023 से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। यस, नेक्स्ट अपन क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम की देरी हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड पे आ चुका है, पढ़िएगा, समझिएगा, आराम से देखिएगा, बिना कॉपी पेस्ट किए। क्वेश्चन का जो आंसर आपको स्टिक लगता है उसको टिक कीजिएगा। यस, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने? द यूपीटी टेस्ट शो 2 पैरेलल रेड बैंड विच इंडिकेट। आपके सामने एक टेस्ट बता रहा है, उस टेस्ट का नाम बोल रहा है यूपीटी टेस्ट। राम सिंह जी हट तो नहीं गया है, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन होगा, मतलब कुछ संशोधन होगा। राम सिंह जी 80-20 के अंदर कुछ हलचल, कुछ संशोधन होगा, और होगा तो ज्यादातर मेल कैंडिडेट के पक्ष में आने की संभावना है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है सर, थैंक यू बेटा वेणु यादव जी। कुछ अलग ही लग रहे हैं, आप थोड़े क्या सीनियर हो गए हैं ना, पहले बच्चे थे। आजकल क्या होता है, बच्चों के माइंड में ये होता है कि हम पढ़ेंगे तो उसी टीचर से पढ़ेंगे, उसी फैकल्टी से पढ़ेंगे जो बड़ी फैकल्टी हो, जो सीनियर हो, जिसकी मुझसे हो, जिसकी जॉब हो। जिसकी जॉब नहीं है, जिसकी मुझसे नहीं है, उनसे तो क्या पढ़ना, वो तो खुद बच्चे होते हैं, खुद बेरोजगार होते हैं। तो इसलिए हम मुझसे भी बदल रहे हैं, और जो रोजगार तो है ही अपने पास। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ सीनियर स्टाफ है, वरना बच्चे दिखते हैं आप जैसे, है ना। तो सब आपका आभार है, आपका आशीर्वाद है, जैसा आपको उचित लगे। हाँ, पढ़ाई में किसी टाइप की आपको दिक्कत, प्रॉब्लम कुछ भी है, आप बेफिक्र शिवांगी परिवार का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यूपीटी, सबसे पहले यूपीटी होता क्या है उसकी बात करते हैं सर। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, क्या फुल फॉर्म होगी सर? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। अब यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया जाता है। अब यहां से एग्जामिनर पूछे सैंपल किसका कलेक्टेड करोगे, तो सैंपल की बड़ा जैसे लिखा हुआ है सर, ठीक है ना, सैंपल किसका लोगे सर?
यूरिन का सैंपल लेते हैं। बेस्ट टाइम पूछे सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा हो गए सर, अर्ली मॉर्निंग वाला जो सैंपल आता है, अर्ली मॉर्निंग वाला सैंपल आता है वो सबसे बेस्ट यहां पर रहता है सर। उसके अंदर किसकी वैल्यू ये बताता है सर, HCG जो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, उस हार्मोन की वजह से इसके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट आता है। उस टेस्ट को किट को अपन बोलते हैं सर यूपीटी किट, ये जो आपको दिख रहा है प्रेगनेंसी किट या यूपीटी किट बोलते हैं। उसके अंदर आपको दिख रहा है 2 लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर HCG पॉजिटिव है, HCG पॉजिटिव है। अब कई बार ये जो पॉजिटिव टेस्ट आया है, अब आंसर आपका डायरेक्ट हो गया सर जिसके अंदर लो लाइन आ गई। यस, एक बात और यहां से अगर आप लोगों को पता है कि 2 लाइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप कितने एडवांस है, यहां पर फालतू दिमाग ना लगाए। अगर आप लोगों को इतना पता है सर 1 लाइन नेगेटिव होती है 2 लाइन पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब यह है कि आप यूपीटी टेस्ट के बारे में पता कर चुके हो। ज्यादा दिमाग यहां पर घातक हो सकता है, तो काम की चीजें पढ़ेंगे यहां से। एक टेस्ट कई बार फॉल्स होता है, मतलब नेगेटिव के शो करता है, दूसरा अगर आप आ रहा है तो इसका मतलब किसको शो करेगा सर, पॉजिटिव को। अब पॉजिटिव है इसका मतलब बेटा प्रेगनेंसी जरूरी है या नहीं है, कोई मुझे बताएगा क्या प्रेगनेंसी श्योर है? नहीं बेटा, प्रेगनेंसी श्योर नहीं है। यहां पर आप उसको पॉजिटिव सिम्टम नहीं कह सकते, ठीक है ना, ये प्रेगनेंसी के पॉजिटिव सिम्टम्स में नहीं आता है। HCG बहुत सारी चीजों से बदलता है कि जरूरी नहीं आपकी प्रेगनेंसी ही हो, ठीक है ना। तो आंसर आपका यहां से क्या जाएगा सर, पॉजिटिव टेस्ट के अंदर 2 लाइन आती है, ठीक है ना। 1 लाइन आ रहा है इसका मतलब टेस्ट किट काम कर रहा है, नेगेटिव रिजल्ट होता है। तो आई थिंक सब लोगों का आंसर ए है, जो कि 100% ट्रू सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी साइड पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, जो अच्छा लगे अपने आप को टॉपर मानिएगा। आप खुद शिवांगी के सितारे हैं। यस, क्वेश्चन बोल रहा है सर, ए क्लाइंट हु इज अनकॉन्शियस। जब पेशेंट अनकॉन्शियस की बात आती है या पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव की बात आती है, 2 वर्ड सेम होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव या अनकॉन्शियस। जहां भी मरीज की बात आती है वहां पर पेशेंट या जो क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रीक्वेंटली माउथ केयर। एक बार एग्जामिनर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्रीक्वेंट माउथ केयर, तो उसका आपको आंसर करना होता है सर एवरी 2 आवरली। एवरी 2 आवरली पेशेंट को चाहे एनजी ट्यूब लगी हो तो, या पेशेंट को कोई ईटी ट्यूब लगी हो, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट एनपीओ है, नील पर ओरल है, ऐसे सब पेशेंट के अंदर आपको एवरी 2 आवरली माउथ केयर करनी होती है। क्या करनी होती है सर, एवरी 2 आवरली माउथ केयर करनी होती है, उसको फ्रीक्वेंटली माउथ केयर बोलते हैं। तो पोस्ट अप हो गया या अनकॉन्शियस क्लाइंट हो गया, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, उसकी माउथ केयर कर रहे हैं। द बेस्ट पोजिशंस ऑफ ए क्लाइंट, ऐसे पेशेंट को कौन सी पोजीशन रखेंगे। आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए सर, एस्पिरेशंस को रोकना। रेशनल क्या करोगे सर, टू प्रिवेंट एस्पिरेशंस। आपको पता है शिवांगी परिवार आपके साथ हमेशा विद रेशनल बताएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर बताया चलो आगे क्या होता है। क्वेश्चन को समझना होता है, रेशनल पढ़ने होते हैं कि यहां से उसके संबंधित आसपास जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन से पुटअप होते हैं, वो क्यों ना सभी क्वेश्चन को अपन एक ही क्वेश्चंस पे अगर उसको कंबाइन करके पढ़े तो आई थिंक अपनी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कहीं न कहीं लाख गुना बेहतर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बेटा रिजल्ट का क्या बताया, कांता जी के जिम्मेर का रिजल्ट बेटा एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा, रिजल्ट कब आएगा एक अनुमान होते हैं, वेट ही कर सकते हैं। फालतू यहाँ पर अपन मैं भी डिस्कस करूंगा, कोई मतलब नहीं उस चीज का, उसका रिजल्ट उसकी वैकेंसी वो उनके हाथ में है। कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं होती है तब तक हम लोग या कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको कोई बोल रहा है उस तारीख को आएगा, वो अनऑफिशियल न्यूज है और अनऑफिशियल न्यूज में हम यकीन नहीं करते। यस सर, तो यहाँ पर पेशेंट को सुपाइन देंगे नहीं सर, सेमी फाउलर्स या साइलेंस, तो हमेशा आंसर करोगे सर साइलेंट पोजीशंस। बेसिक क्वेश्चन से, बेसिक क्वेश्चंस के पीछे रेशनल बनते हैं, वो रेशनल बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है आपके सामने, द मेजर फ्लूइड रेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यस, आपके बॉडी की बात कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस होता है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अब मैंने बहुत सारे इमेज आपके सामने रखे हैं सर, उसमें से कौन कौन से, तो यहाँ पर बड़ा मेनली 3 to 4 सिस्टम होते हैं जो आपके फ्लूइड को मेंटेन करते हैं। एक आपका हार्ट होता है, वो भी मेंटेन करता है सर, है ना, एएनपी के द्वारा।
एक आपका सर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो भी आपका एडीएस के द्वारा मेंटेन करती है फ्लूइड बैलेंस को। एक आपका सुप्रारेनल ग्लैंड होती है, सुप्रारेनल ग्लैंड होती है जिसको अपन एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ये भी बॉडी के मेंटेन करती है। एक आपकी बॉडी में किडनी होता है, ये किडनी भी कहीं की आपकी बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में स्किन होती है, वो भी बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करती है। इसके अलावा आपका रेस्पिरेशन सिस्टम या लंग्स होता है, ये भी कहीं की आपकी बॉडी के अंदर इनको मेंटेन करता है। तो यहाँ पर बेटा बहुत सारे सिस्टम होते हैं। यहाँ पर जो बात कर रहा है बेटा एक मेजर का जाना, मेजर मेंटेन, और मेजर बेटा हमेशा आंसर रहता है किडनी। मेजर आंसर कौन रहता है? किडनी। कि पेशेंट को हाइपोवॉलेमिया होता है तो फ्लूइड का रिटेंशन करेगा, और हाइपरवॉलेमिया है तो ये फ्लूइड को एस्केट करवाएगा। मेजोरिटी आपका किडनी आता है, ठीक है ना। और जो पर डे होता है वो आपका 1500 ml फ्लूइड आउटपुट होता है। कितना होता है? 1500 ml आपका आउटपुट होता है। उसके बाद आपका आता है लंग्स, फिर आता है किडनी। ये कुछ सीक्वेंस होती है जो मेजर आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड रेगुलेट को करते हैं। तो आंसर सबका आई थिंक सी राइट, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई भी डाउट जैसा भी आपको लगे, यस ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसका रेशनल बेफिक्र आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने भी शिवांगी के सितारे जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग सभी को। लिंक को अभी भी शेयर नहीं किया है, शेयर करने में कंजूसी ना करें। क्लास को अच्छी लगे लाइक करना बनता है, बुरी लगे डिसलाइक करना भी बनता है, बेफिक्र जो आपको अच्छा लगे, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा सर क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चंस आपके सामने जो पेशेंट की यूनिट से है, ये जो टॉपिक बनता है उसको पेशेंट यूनिट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं सर? पेशेंट यूनिट। यूनिट का मतलब यहाँ पर वार्ड से लिया गया है, वार्ड से लिया गया है। यहाँ पर कोई बेड की बात कर रहे हैं क्या सर? पेशेंट का जो एम्पुटेशन बेड होता है। अब एम्पुटेशन बेड किसको बोलेंगे या क्या नाम होता है एम्पुटेशन बेड के बारे में, तो कुछ बेड के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं सर, किस किस टाइप्स के बेड होते हैं। तो कई बार आपको कोई ओपन बेड और क्लोज बेड, जो बेसिक बात होते हैं, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं होती है। एक ओपन बेड होता है, एक क्लोज बेड होता है, ठीक है ना। अब ओपन का मतलब खुला होता है, क्लोज का मतलब बंद होता है। अब ये तो हिंदी वर्ड हो गया। अब यहाँ पर ओपन और क्लोज का मतलब ये होता है कि ओपन बेड उसको बोलेंगे जहां पर पेशेंट एडमिट है। सर पेशेंट जिस बेड पे एडमिट है वो आप किसी और को नहीं दे सकते, उस पर ऑलरेडी एडमिशन हो रखा है, पेशेंट है उस पर, ओपन कहलाता है सर। क्लोज बेड जो कि बंद है, जो कि बंद है और वहां पर कोई एडमिशन नहीं है, तो ये रेडी टू एडमिशन होता है। यहां पर कोई भी नया मरीज अपन ले सकते हैं, तो रेडी टू एडमिशन वाला बेड होता है जो खाली पड़ा होता है। यहां पर खाली बेड को अपन क्लोज बेड बोलते हैं। यहां से कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस बेटा ऑक्यूपाइड अलग चीज है। विनु यादव जी थोड़ा सा समझिएगा, विनु यादव बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, है ना। आपने बोला सर ऑक्यूपाइड बेड, बेटा समझना ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड ये वापिस दो वर्ड अलग होते हैं। कुछ समझने की कोशिश करना, कुछ सीख के जाओगे आए हो तो यहाँ पर। अरे शिवांगी के साथ में कुछ आए हो तो सीख के जाओगे सर। एक होता है ऑक्यूपाइड बेड और एक होता है अनऑक्यूपाइड बेड। अब ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, कभी भी उनको उसमें मिक्स करने की कोशिश ना करें। ओपन और क्लोज में सिर्फ इतना बोला है, ओपन बेड उसको बोलेंगे जहां मरीज भर्ती है, क्लोज बेड उसको बोलेंगे जो खाली पड़ा है, मरीज कभी भी नया मरीज आ सकता है, उस पर ले सकते हैं। बात क्लियर। दूसरी बात करते हैं सर यहाँ से ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड बेड का मतलब ये होता है, इस पहले तो ये दोनों ही इसके टाइप होते हैं सर, ओपन के, दोनों ही ओपन के टाइप है। कहने का मतलब दोनों पे ही मरीज है, दोनों पे मरीज सो रहा है। लेकिन ऑक्यूपाइड में वो होगा जो मरीज नॉट गो आउट ऑफ बेड, नॉट गो आउट ऑफ बेड, ऐसा मरीज जो बेड से बाहर नहीं जा सकता, वो 24 घंटे बेड पे ही लेटा रहेगा। अनकॉन्शियस पेशेंट मान लो, पैरालिसिस पेशेंट मान लो, ठीक है। और अनऑक्यूपाइड बेड वो होगा जो मरीज आउट ऑफ बेड जा सकता है। अरे बाथरूम जा सकता है, वो कोई जांच के लिए बाहर जा सकता है, लेकिन वो भरा हुआ बेड है, ठीक है ना। अनऑक्यूपाइड भरा हुआ का मतलब यहाँ पर पेशेंट एडमिट है, लेकिन वो उसकी मर्जी है कि बेड से बाहर चला गया, घूमने चलो गए, टहलने चला गया, है ना, पिकनिक पे चला गया, तो बेड से बाहर जा सकता है, उसको बोलते हैं अनऑक्यूपाइड।
बेड के अंदर रहेगा ऑक्यूपाइड। बहुत आर द टाइप्स ऑफ ओपन बेड, मरीज है उस पे, क्लोज बेड अलग होता है। अब बात करते हैं सर एम्पुटेशन बेड किसको बोलेंगे। ये जो मरीज दिख रहा है उसका एम्पुटेशन है, ठीक है, और उसको मतलब बोलते हैं स्टम्प, कटे हुए पार्ट को। अब बेटा स्टम्प की खासियत होती है उसके ऊपर जब हम बेडशीट लगाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, जब एम्पुटेशन से बेड पे अपना बेडशीट लगाते हैं तो बेटा एक बेडशीट तो यहां होती है, लोअर लेग पे लगाएंगे पहली बेडशीट, समझ में आया। दूसरी बेडशीट जस्ट उसके ऊपर इस टाइप से लगाएंगे, दो बेडशीट से कवर करते हैं, दो बेडशीट से। अब डॉक्टर आएगा, देखना है आपको कैसा एम्पुटेशन वुंड है, पहले उसको ओपन किया, दूसरा ओपन किया, डॉक्टर ने देखा, वापस क्लोज कर दिया, वापस कवर कर दिया, पूरा हटाने की आवश्यकता आपको नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं ताकि ये पेशेंट के सपोर्ट से भी ऊपर रहे, तो अपन उसको एम्पुटेशन बेड को स्टंप बेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्टंप बेड। फ्रैक्चर बेड वो पूरा फ्रैक्चर पैर के लिए होता है, ऐसा कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है आपका, और वो भी ऊपर रखने का होता है, ठीक है ना, पेशेंट को ब्लैंकेट कवर टच नहीं होता है। ओपन बता दिया आपको, दो टाइप्स का होता है। कार्डिक बेड जो बैठने वाला होता है, पेशेंट को हाई फाउंडर पोजीशन आराम से हो सकती है। तो आंसर यहां से ए इज द करेक्ट आंसर। अरे कुछ सीखा नहीं सीखा, कुछ सीख रहा है, समझ में आ रहा है, ठोको लगे एक बार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखिएगा आपके सामने स्लाइड पे आ चुका है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने बोल रहा है सर, इफ गट मोटिलिटी इज इंक्रीज, यहां पर गट को मतलब बोलते हैं बेटा जीआईटी, जीआईटी इंटेस्टाइन को अपन गट बोलते हैं, इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं सर? गट बोलते हैं। गट की मोटिलिटी की बात करता है सर पेरिस्टालसिस मूवमेंट की, पेरिस्टालसिस मूवमेंट की बात करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट की बात करता है ना। जब ये इंक्रीज होता है तब क्या होता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा यहाँ पर एक बेटा ऐसा एनिमा होता है जो मूवमेंट को बढ़ाता है, एक एनिमा जिसका नाम है परगेटिव। परगेटिव एनिमा, ध्यान को पी से मैं दो तीन नाम सिखा रहा हूं आपको, पी से कुछ लिंक करके बता रहा हूं, एग्जाम में याद करने का तरीका। सर परगेटिव एनिमा पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाता है। पी पे एक और बताओ सर, पोटेशियम, पी पे एक नाम और होता है सर पोटेशियम। हाइपर कैलेमिया बॉडी में जब भी होता है तो भी सब पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है। और डायरिया होता है, ये सब चीजें क्या करवाएगी सर? आपका डायरिया करवाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सर ड्रग एब्जॉर्प्शन की, कि जब ड्रग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का जो होता है सर ज्यादा होगा, कम होगा या कुछ नहीं होगा। तो यहां पर थोड़ा सा माइंड यूज कीजिएगा, दिमाग यूज कीजिएगा, बड़ा एक्सप्रेशन पूरा मिलेगा आपको। एसएनए परिवार जल्द ही, और ध्यान दीजिएगा यही क्लास आपका टाइम बढ़ाने वाले हैं बड़ा, जैसे जैसे सीएसओ का एग्जाम आएगा तैयार रहिएगा, टाइम बढ़ने वाला है जल्दी ही, 1 आवर 2 आवर 3 आवर आप बिल्कुल मैराथन क्लास के लिए रेडी लीजिएगा। बिल्कुल आपको एमसीक्यू सेशन विद रेशन के साथ में सब कुछ कवर करवा देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। क्लासेस यहाँ पर अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन होती है, ऐप पर एमसीक्यू यहाँ पर आपके लिए शिवांगी परिवार बिल्कुल लेकर आ रहा है पर डे। और इसी बिल्कुल शाबाश प्रियंका बोल रही है परगेटिव को 1 2 3 एनिमा बोलते हैं, शाबाश यस। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट, परगेटिव एनिमा, पोटेशियम ज्यादा, ये सब बढ़ाएगा। तो वहां पर ड्रग क्या होगी? अब जब भी मूवमेंट ज्यादा होगा तो जो टाइम होगा बेटा वो टाइम क्या होगा? यहाँ पर कम हो जाएगा। क्यों टाइम डिक्रीज क्यों होगा? कि सर यहाँ पर जीआई सिस्टम के अंदर ड्रग रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं तो एब्जॉर्ब कम होगी, तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, यस। बड़े आगे बेटा नेक्स्ट देखिएगा सर, और क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ डिस्पोजल ऑफ मरकरी। अब मरकरी की बात करें बेटा ना, मरकरी को अपन जो नापते हैं बेटा केमिकल भाषा में बोलते हैं बेटा उसको Hg बोलते, ध्यान दीजिएगा। मरकरी का जो केमिकल नाम है वो Hg है, इसलिए आपने देखा होगा जब हम बीपी नापते हैं तो बीपी के आगे लिखते हैं 120/80 mmHg। सर ये Hg मरकरी को बोला गया है यहाँ से, और mm मिलीमीटर को बोला गया है। सर ये मिलीमीटर आपको दिख रहा होगा, ये एक बार जूम करके बता दें आप लोग। शिवांगी के सितारे जितने भी हो कुछ दिख रहा होगा? यस सर बहुत अच्छा दिख रहा है, यस वेरी गुड शाबाश। क्या इंस्ट्रूमेंट है? क्या स्पेक्ट्रोमैनोमीटर दिख रहा है आपके सामने? ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसमें आपको देखो 140 तक पारा गया हुआ है। मरकरी को हिंदी में पारा बोलते हैं, मरकरी को हिंदी में पारा बोलते हैं। ये हीट सेंसिटिव होता है, हीट सेंसिटिव होता है। सर ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, सर ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। अगर इनहेल किया जाए
इंजेस्ट, इनहेल नहीं होता बेटा, इंजेस्ट होता है ना, इनहेल अलग है, इंजेस्ट किया जाए, अगर आप उसको माउथ के अंदर रखा जाए और इनहेल हो जाए, सॉरी इंजेस्ट हो जाए, तो ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, हीट सेंसिटिव होता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं और थर्मोमीटर में यूज करते हैं। यस, अब जो क्वेश्चंस करते हैं यहां से अपना कि एमएम क्या था सर, ये एमएम है ना, ये मिलीमीटर बोलते हैं उसको, ये 280 एमएम 270 एमएम, तो एमएम एचजी इसलिए बीपी की रीडिंग रखते हैं आपके, समझ गए होंगे। सिर्फ व्हाट इज द 120/80, या बेटा कई बार उसके बाद बोलते हैं 16/11 केपीए। एक बार ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अदर टर्म जो आई थी बीपी के लिए क्या होती है, उसका आंसर था 16/18 किलो पास्कल नॉर्मल बीपी की वैल्यू होती है। यस, आई थिंक यहां तक आप समझ गए होंगे। हीट सेंसिटिव होती है, एमएम होता है, एचजी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं मरकरी का डिस्पोजल। मरकरी कॉमनली दो इंस्ट्रूमेंट में होती है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया बीपी इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं स्पेग्नो मैनोमीटर, स्पेग्नो मैनोमीटर। दूसरा आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं अपन ग्लास थर्मोमीटर। क्या बोल लेंगे सर, ग्लास थर्मोमीटर। उन दोनों के अंदर मरकरी आता था। 2016 से मरकरी को बैन कर दिया गया है, 2016 से बेटा मरकरी को बैन किया गया है, याद कर लेना। अब बड़े स्टैंडर्ड हॉस्पिटल के अंदर मरकरी के वाले इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होते हैं, सबको बंद कर दिया गया। यस, क्योंकि ये ज्यादा टॉक्सिक होता था इसलिए। अब डिस्पोज कैसे करोगे, अगर टूट गया है, फूट गया है, तो बेटा ये आपको दिख रहा है, ये लिक्विड होता है, मरकरी है ना, लिक्विड होता है, तो उसको बेटा अपन सिरिंज से करते हैं, 5 ml 10 ml जो भी सिरिंज है, तो सिरिंज लेकर के उसको लेते हैं और वापस उसका रीयूज होगा, तो सिरिंज से कलेक्ट करते हैं। तो अर्थ के अंदर नहीं करेंगे, जलाते नहीं है, कलेक्ट करेंगे सिरिंज से, ये उसका डिस्पोजल होता है। कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर कौन से बिन में, कौन से कलर में डायलॉग, बेटा कलर उसका नहीं होता है, उसका अलग ही होता है कि ये मरकरी कंटेंट्स होता है और वापस उसको रीयूज में आता है ये, ठीक है। तो आंसर क्या करोगे सर, कलेक्ट केयरफुली एंड उसको वापस कॉमन में लेते हैं। यस, कई बार आपसे पूछे सर मरकरी का एंटीडोट क्या होता है, मरकरी का एंटीडोट क्या होता है, क्योंकि मरकरी टॉक्सिक होती है, तो एंटीडोट आपका होता है DMSA, डाई मरकैप्टोसक्सिनाइल एसिड। क्या लिखोगे, ये जो दवाई दिख रही है ये DMSA की है, डाई मरकैप्टोसक्सिनिक एसिड, ये देख सकते हो, ये जो आपको डब्बा दिख रहा है ये DMSA का होता है, कैप्सूल्स आती है अगर मरकरी टॉक्सिक हुआ है तो आई थिंक आंसर आपका बी राइट है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, मजा आ रहा है, कंटिन्यू ठोको लाइक अगर क्लास को समझ में आ रहा है। डाउट है बेफिक्र आप पूछ सकते हो शिवांगी परिवार के साथ में, जब भी चाहे रनिंग क्लास में है, कोई स्टूडेंट नहीं ले पाते हैं, क्लास पूरी होने के बाद भी कल परसों क्लास सेव रहती है हमेशा, और उसके बाद भी आप वहां पर कमेंट पुटअप कर सकते हो, जैसा भी आपको डाउट है। शिवांगी नर्सिंग परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, जब तक आप सिलेक्शन नहीं लेते हो तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी साइड पे आ चुका है, पढ़िएगा समझिएगा। विच ऑफ द नॉट फाउंड इन द यूरिन, अब यूरिन की बात कर रहा है, यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें नहीं होती है। यस, क्या क्या सब्सटेंसेस एब्सेंट होते हैं यूरिन के अंदर। नॉर्मली बात करें यूरिन के अंदर अगर 100% एब्सेंट की बात करें आपको, तो उसका आंसर होता है आपका ब्लड सेल्स। क्या होता है सर, ब्लड सेल्स एब्सेंट होती है, तो उसमें आरबीसी आंसर रहेगा सर कि आरबीसी नहीं होती है। उसके बाद अगर सेकंड पे बात करें सर कि नॉर्मल जो मरीज होता है उसके ग्लूकोज भी एब्सेंट होता है, ग्लूकोज क्या होता है, एब्सेंट होता है सेकंड प्रायोरिटी पे। थर्ड की बात करें तो सर प्रोटीन भी एब्सेंट होता है। ये तीनों चीजें ही सर यूरिन के अंदर एब्सेंट होती है। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, अगर नॉर्मल के अलावा आपसे पूछे कि क्या उसको टर्म बोलेंगे, अगर ब्लड यूरिन में आ जाए उसको अपन क्या बोलेंगे, क्या टर्म यूज को बोलते हैं, हिमेचुरिया बोलते हैं, जो ब्लड कैंसर को शो करता है, ठीक है, कोई इंजरी को, कोई ट्रॉमा को शो करता है। अगर ग्लूकोज आ जाए उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, जो डायबिटीज केस में देखने को मिलता है। प्रोटीन यूरिया, अगर प्रोटीन आ जाए उसको प्रोटीन यूरिया बोलेंगे, जो आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है, जो आपके इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया में देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस होती है यहाँ पर आपको, ठीक है ना। तो सर तीनों ही चीजें एब्सेंट होती है, तो आंसर बेटा यहां से ए करना है। क्या करना है, आंसर ए करोगे, शाबाश। यहां तक कुछ समझ में आ रहा है ना आपको। ये तीनों चीजें नॉर्मल पर्सन के अंदर एब्सेंट होती है, अगर प्रेजेंट है तो कोई न कोई डिसऑर्डर, कोई न कोई पेशेंट को कंडीशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे आ चुका है, देखिएगा समझिएगा। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार है, एग्जाम में
रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, और किसी भी बच्चे की यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक शिवांगी परिवार ने आपको विथ रेस्टल के साथ में धुआंधार सेशन के अंदर आपने पढ़ा रखा है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करवाया था कि किसी भी शिवांगी के बच्चे का आपका एसिड बेस का क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। एसिड बेस का क्वेश्चंस कंडीशंस किसी भी कंडीशंस पे यहां से आपको गलत नहीं होना चाहिए। अरे बेटा देखने वाले अभी भी ज्यादा है, लाइक करने वाले कम है। एटलीस्ट लाइक तो बनता है, अंगूठा दबा दीजिएगा, हमारा भी हौसला बढ़ता है। यस, स्टारवेशन को बेटा बोलते हैं भूखा रहना, भूखा रहना, एनपीओ बोल दो उसको, भूख रहना। और जब भी पेशेंट भूख रहता है तो पेशेंट की बॉडी से मसल्स टूटती है, फैट टूटती है, मसल्स में प्रोटीन होता है। तो जब फैट टूटेगा सर, फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, कुछ पता पड़ गया होगा, प्रोटीन टूटेगा सर, एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। ये दो चीजें यहां से एसिड की बात कर रहे हैं। दूसरा बोल दिया सर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, उसको अपन DKA बोला है, नाम से पता पड़ रहा है कीटो एसिडोसिस। 100 के डायरिया, डायरिया में सर बाइकार्ब लॉस होता है, जो एल्केलाइन होता है बाइकार्ब होता है वो सर लॉस होगा। ये लॉस होगा तो आपका बाइकार्ब लेस देन 22 हो जाएगा, तो भी आपकी बॉडी में एसिड ही होगा। तो कहने का मतलब इन सबके अंदर में आपका क्या बढ़ रहा है सर, एसिड इंक्रीज हो रहा है। ये सब सिस्टम मेटाबॉलिक को शो कर रहा है। तो आंसर रेस्पिरेटरी होगा नहीं, मेटाबॉलिक। आंसर एल्कलो होगा नहीं, आंसर सीधा करेक्ट आंसर। अरे कुछ सीख रहे हो, मजा आ रहा है आप आपको। और ये टॉपिक मैं पहले बता रहा हूं, किसी भी शिवांगी के सितारे के साथ में गलत किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो शिवांगी से जुड़ा हुआ है या नहीं है, आप लोगों को अगर एसिड बेस में डाउट है, आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं। क्लास पूरी होने के बाद आप कमेंट कर सकते हो, बकायदा आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। और किसी भी कीमत पर आपको ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए एसिड बेस के, जो आजकल हर एग्जाम में पूछा जाता है, विथ कंपनसेशन, अनकंपनसेशन, पार्शियली कंपनसेशन। इवन उसके साथ में आजकल मैंने ये भी बता रखा है कि एक हगमा और नगमा, ये दो टाइप और होते हैं बेटा, हगमा और नगमा। ये भी अपन ने रेगुलर बेस के अंदर अच्छे से करवा कर रखे हैं। ये भी आपके एसिड बेस इम्बैलेंस के ही टाइप है, बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। उसके अंदर है ना, ट्रॉमा के अंदर क्या होगा, आपका किडनी फेलियर के अंदर क्या होगा, बहुत अच्छे से ये सब चीजें हो रखी है। यस, तो यहां पर आंसर आपका रहेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बढ़ो आगे यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं सर। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए शिवांगी के पास CSO ऑल इंडिया के अंदर जहां भी स्टेट के सबके ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं सर ऑनलाइन रेगुलर कोर्स, जो नॉर्थ सेट 2023 को ध्यान में रखते हुए आपका, इसके अलावा आपका CSO का कोर्स भी है, आपका GMER स्टाफ नर्स गुजरात का PSC का है, आपका नॉर्थ सेट एम्स के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। और ऑल टेस्ट सीरीज आपको 75 रुपये में अवेलेबल है। और साथ में अगर आपको नोट चाहिए हैंड रिटन शिवांगी के, तो वो भी अवेलेबल है। यस यस, ये पूछ रहे हैं एम्स ऋषिकेश बेटा, ललित क्या नाम है, नगमा और हगमा बेटा। लो यहां से कोई बात नहीं बेटा, नगमा का मतलब अपन ने पढ़ा था सर, नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं बेटा उसको, नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हगमा को बोलते हैं हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दोनों ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस के टाइप होते हैं, ठीक है ना। रीनल ट्यूबुलर एब्सोसिस में कॉमनली देखने को मिलता है आपको बेटा। कोमल कुमारी जी, हगमा हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नगमा नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं। बेसिक ये होता है कि लेस देन 12 आ रहा आंसर आ रहा है, लेस देन 12 आ रहा है तो उसको नगमा बोलते हैं, नगमा बोलते हैं। अरे कुछ शिवांगी के साथ में जुड़ रहे हो बेटा, सीख के जाइए, आप सीख के जाइए, समझ के जाइए। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है और बेसिक क्वेश्चन है। जो पेशेंट सिक होता है, ICU होता है, ट्रमा वाले पेशेंट में, तो कॉमन टर्म से नगमा हगमा, उसके आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। शिवांगी के साथ में रहोगे तो ये आपको बेसिक टर्म लगेगी, रोज का काम है। यहां से हगमा बोलते हैं मोर देन 12, अगर एनाइन गैप आ रहा है तो उसको हगमा बोलते हैं। बोथ आर द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऐसे ही क्लासेस धमाकेदार अपने हो रखी है रेगुलर क्लासेस के अंदर, कि वहां पर किसी भी बच्चे का कमेंट क्या आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। कितना भी टफ क्वेश्चंस मेटाबॉलिक एसिडोसिस या किसी भी एसिड बेस बैलेंस का आ गया तो गारंटी है शिवांगी का सितारा है तो जरूर समझेगा। यहां से नेक्स्ट देखिएगा। यस, एक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है सर, SOS। एक होता है स्टेट,
बहुत सारे बच्चे यहां से गलती करते हैं सर। देखो स्टेट का मतलब होता है ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम, उसके बाद जो उसका ऑर्डर है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। और अभी का अभी तुरंत देना है, ज्यादा बिना कोई देरी किए इंजेक्शन देना होता है, टैबलेट देनी होती है, उसको बोलते हैं सर अपन स्टेट। सिंगल टाइम होता है और अभी का अभी होता है। दूसरा बात करते हैं एसओएस। बेटा ये एसओएस कंटिन्यू चलने वाला होता है। मैंने समझ में आ गया? एसओएस कंटिन्यू होता है, रिपीटेड होता है, और स्टेट एक बार के लिए होता है। तो 4 टाइम को तो अपन क्यू आई डी बोलेंगे, क्यू आई डी बोलेंगे। 8 नाइट को अपन एच एच बोलेंगे। 1 से डे को अपन ओ डी बोलेंगे, ठीक है। और इफ नेसेसरी का आंसर होता है आपका एसओएस, जब जब पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है। वैसे बड़ा एक बहुत शानदार क्लास, ये जो इफ नेसेसरी होता है ना या एसओएस, ये मान के चलिए कि नर्स यहां पर डॉक्टर बनी हुई है। अरे नर्स एज ए डॉक्टर का काम कर रही है। डॉक्टर ने बोला है इंजेक्शन पीसीएम एसओएस जितना भी ग्राम होगा 1 ग्राम एसओएस आईवी। अब अपन को पता है जब जब बुखार आएंगे अपन देते रहेंगे, जब जब बुखार आएंगे अपन देते रहेंगे ना। अब यहां पर आपको डॉक्टर को बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे देखें तो ये अपने लिए ऑर्डर बना हुआ है। अपन यहां पर प्रेस्क्राइब एक बार करने के बाद खुद अपन दे सकते हैं पेशेंट के फीवर आते ही। और पीसीएम 4 to 5 ग्राम तक पर डे दे सकते हैं, 4 to 5 ग्राम पर डे अपन दे सकते हैं किसी मरीज को। इतनी बार अपन इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो आंसर रहेगा सर यहाँ पर इफ नेसेसरी, ठीक है। यहां तक कोई आप लोगों का डाउट? बेटा एक ओडी का मतलब और होता है समझना। अगर एक तो ओडी होता है 1 से डे, एक सर ओडी क्या होता है कोई बताएगा? है कोई महानुभाव जो ओडी को दूसरा नाम बता सके? और ओडी क्या होता है, और ओडी क्या होता है, ठीक है ना। तो आंसर मैं करूंगा सर राइट आई। अरे ओडी का मतलब राइट आई भी होता है, पता है बेटा आपको? जौहर नमस्कार, भावना सिंह जी आपको, प्रियंका जी, अरे सही लिखा है गलत लिखा है कुछ समझ में आ रहा है ना? ओडी का ओटीसी नहीं बेटा, बेटा ओटीसी अलग होता है। कांता कुमारी उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग। जो आप ओटीसी ड्रग बोलते हो ना, ओटीसी ड्रग बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग। आप दुकानदार पे गए, दुकानदार ने बोला कि सर टैबलेट पीसीएम, उसने टैबलेट पीसीएम आपको पकड़ा दी। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवाई मिलना ओटीसी ड्रग कहलाता है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग मिलना ओटीसी कहलाता है। ओडी का मतलब होता है राइट आई। ध्यान देना, 2 चीजें होती है। अगर आपको कोई पूछ ले कि कोई आई ड्रॉप है, कोई आई ड्रॉप है और वो आपको ओडी डालनी है, ध्यान देना, ऐसा कोई डॉक्टर का ऑर्डर है। अरे आप शिवांगी ज्वाइन किए हैं, शिवांगी के सितारे हैं, शिवांगी की क्लासेस देखकर कुछ सीखे बेटा। डॉक्टर ने अगर ऐसे लिखा है आई ड्रॉप और ओडी, तो इसका मतलब ये लिखा गया है कि यहां पर आपको राइट आई के अंदर दवाई डालनी है। ओ का मतलब होता है ऑप्थेल्मो, डी का मतलब होता है राइट। ओ का मतलब ऑप्थेल्मो और डी का मतलब यहां पर होता है राइट, बोलते हैं उसको, ठीक है। इसी प्रकार लेफ्ट आई को बोलते हैं ओएस, लेफ्ट आई को बोलेंगे बेटा ओएस, बोथ आई को बोलेंगे ओ यू, राइट आई को ओडी, लेफ्ट को ओएस, बोथ आई को बोलेंगे ओ यू। ओ यू लिखा है। इसमें बेटा आई ईयर का भी अलग अलग है। अगर आपसे कोई एग्जामिनर ईयर के बारे में क्वेश्चन करे, ईयर का पूछे, तो ईयर के लिए आपका होता है एडी, जो कि राइट ईयर के लिए होता है। पॉइंट को नोट कर लेना, सीख लेना, एग्जाम में बन सकते हैं। वो एडी राइट ईयर के लिए होता है, एएस लेफ्ट ईयर के लिए होता है, और एयू बोथ ईयर के लिए होता है। ईयर या आई में जो दवा डालते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं सर? जो लिक्विड दवाई ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं उसको क्या बोलेंगे? किसी को पता है बेटा? टर्म्स पूछते हैं बार बार कि कोई भी लिक्विड्स ड्रॉप बाय ड्रॉप बॉडी कैविटी में डालना इंस्टिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंस्टिलेशन टर्म यूज करते हैं। आई ड्रॉप, ई ड्रॉप इंस्टिलेशन में आती है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। यस, नेक्स्ट देखिएगा सर। कोलैप्सिंग पल्स इज आल्सो नोन एज, बेटा जो कोलैप्सिंग पल्स मैन जो देखने को मिलती है बेटा, वो आपके अयोटिक वाल्व रिजर्जिटेशन में देखने को मिलती है। जब अयोटिक वाल्व खराब होता है, पूरा ब्लड आगे जाता है, बैक फ्लो होता है और एकदम से प्लस सडनली गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है, उसको बोलते हैं सर
कोलैप्सिंग पल्स, या इसी का सेकंड नाम है सर कोरिगन पल्स। इसी को सेकंड नाम दिया गया है सर कोरिगन पल्स। उसी का सेकंड नाम दिया गया है कोलैप्सिंग का, थर्ड नाम दिया गया है सर वाटर हैमर पल्स। क्या बोलते हैं सर? वाटर हैमर पल्स। तीनों एक ही नाम है, तो सेकंड आपका ये हो गया। बाउंडिंग पल्स यहां पर हाइपर वॉलेमिया में देखने को मिलती है, हाइपर वॉलेमिया में देखने को मिलती है, ठीक है। पल्स अल्ट्रेशन और बायमाइनल पल्स, पल्स अल्ट्रेशन का मतलब एक वीक और एक कमजोर, एक वीक और एक कमजोर, उसके बाद पल्स अल्ट्रेशन बोलते हैं। बायमाइनल का मतलब होता है 2 वीक आती है। एक पल्स ऐसे होने के बाद दूसरा अगर बन जाती है उसको अपन डाइक्रोटिक नोस बोलते हैं। एग्जाम में ये भी आ चुका है, पल्स में जो खड्डा पड़ता है डिक्लाइन फेज में उसको डाइक्रोटिक नोस बोलते हैं। और जब डाइक्रोटिक नोस से पल्स दोबारा अगर वापस प्रारूप बन जाए तो उसको अपन बायमाइनल पल्स बोलेंगे। एक कमजोर, वीक और एक स्ट्रांग, उसको अपन पल्स अल्ट्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। बाउंडिंग पल्स का अगर स्कोर की बात करें ना, कई बार यहां से पल्स का स्कोर पूछा जाता है, तो नॉर्मल आपसे पूछे बेटा, नॉर्मल पल्स स्कोर आपका +2 होता है। अगर आपकी वीक की बात करें सर +1 होता है, एब्सेंट की बात करें सर 0 होता है, ठीक है ना। बाउंडिंग की पल्स बात करें सर तो +3 या +4 स्कोर होता है। ये कुछ 5 स्कोर होते हैं जो अपन पल्स के अंदर यूज करते हैं। अरे बेटा समझ लो, सीख लो, लिख लो, कुछ एसएनए के साथ में जुड़े हो, कुछ समझ के जाइए, सीख के जाइए। नॉर्मल पल्स स्कोर हाई कितना होता है, बाउंड कितना होता है, वीक में कितना होता है। वीक को अपन बोलते हैं वायरी पल्स या 3D पल्स, वायरी पल्स या 3D पल्स वीक को बोलेंगे। ये 5 के 5 स्कोर आपके डीटीआर के भी होते हैं। बड़ा डीटीआर का अगर स्कोर की बात करें सेम टू सेम होते हैं। डीटीआर को बोलते हो डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में यूज करते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, वहां पर भी स्कोर सेम टू सेम होता है। नॉर्मल डीटीआर +2। यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। आए हो तो कुछ सीख के जाओ बेटा। यस, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पैदा कब हुई थी, सॉरी कहां पर पैदा हुई थी? तो बेटा उसका जो नाम दिया गया है फ्लोरेंस, ये फ्लोरेंस में ही पैदा हुई थी। कहां हुई थी बेटा? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक शहर का नाम है, एक शहर का नाम है जो कि एक कंट्री, इस कंट्री का नाम आपका इटली है। इस इटली शहर के अंदर, सॉरी इटली देश के अंदर पैदा हुई थी। तो आंसर आपका इटली जाएगा कि इटली के अंदर पैदा हुई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इटली वही जहां से अपने थी सोनिया गांधी है, जहां से सोनिया गांधी जी है वही से फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। आंसर इटली रहेगा। इटली नहीं तो आंसर क्या करोगे सर? फ्लोरेंस, शहर के नाम पे उसका नाम रखा गया है। कब पैदा हुई थी? आंसर करोगे सर 12 मई 1820 के अंदर। डेथ कब हुई थी सर? अगर डेथ की बात करें 13 अगस्त करना है आपको 1910 के अंदर, और लंदन इंग्लैंड के अंदर डेथ हुई थी। लंदन इंग्लैंड के अंदर उसकी डेथ हुई थी। उसको पायोनियर ऑफ नर्सिंग बोलते हैं, उसको फादर ऑफ नर्सिंग बोलते हैं, मदर ऑफ नर्सिंग बोलते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ नर्सिंग बोलते हैं, उसी के सेकंड नाम है। उसकी एक थ्योरी आई थी, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल थ्योरी, 1859 के अंदर लिखी थी। सबसे पहली नर्सिंग थ्योरी वही थी, एनवायरमेंटल थ्योरी। सबसे पहली बुक भी उसने लिखी थी, उसका नाम है नोट्स ऑन नर्सिंग, नोट्स ऑन नर्सिंग, वो भी 1859 के अंदर लिखी थी। ये जो फेमस हुई थी वो क्रीमियन वार के अंदर फेमस हुई थी 1854 के अंदर। क्रीमियन वार जो लड़ा गया था वो यूक्रेन के अंदर लड़ा गया था, ठीक है। यहां तक कुछ आपका डाउट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आंसर इटली हो गया यहां से। व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिकल बर्न? जाना, जब पेशेंट को कभी इलेक्ट्रिकल बर्न होता है और सबसे सीवियर बर्न के अंदर आता है, इलेक्ट्रिकल बर्न सबसे सीवियर बर्न आता है। सबसे सीवियर बर्न क्यों आता है? कि सबसे ज्यादा कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है? अरे है कोई महानुभाव, है कोई शिवांगी का सितारा जो मुझे बता सके? आज पहला क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको कि जो इलेक्ट्रिकल बर्न होता है सबसे ज्यादा कौन से बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है? सबसे ज्यादा कौन से बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल बर्न? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुट हो रखा है। अरे जवाब दीजिएगा सीधा ठोक करके सर हाँ, कि इलेक्ट्रिकल बर्न अगर जिसने क्लासेस ली हुई है, थ्योरी पढ़ी हुई है, हम तो समझाएंगे। आपका रिकॉल कीजिएगा। आंसर तो ठीक है आपका जो भी दे रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिकल बर्न होता है सबसे ज्यादा कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है?
आप लोग सब लोग जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो सबका आंसर गलत है, कुछ सीख के जाइए, सबका आंसर गलत है। एक दो बच्चे आए हैं अभी, ये रील में शिवांगी के सितारे लग रहे हैं, क्लासें ली हुई है, कॉपी पेस्ट कभी ना करें, आपका आंसर रहेगा हट, आपका आंसर रहेगा हट। अगर ऑर्गन की बात करें, सिस्टम की बात करें तो आपका सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑर्गन रहेगा हर्ट को ऑपरेट करता है, इसलिए पेशेंट की डेथ होने की संभावना विद इन सेकेंड होती है। सीएनएस नहीं बेटा, सीएनएस आंसर नहीं करोगे, कार्डियक आंसर करोगे, ठीक है। और यहां पर दो पॉइंट होता है जब भी इलेक्ट्रिकल बर्न होता है, एक तो आपके एंट्री पॉइंट होता है बेटा, एक एंट्री पॉइंट होता है जो कि डिप्रेस होगा, अरे दबा हुआ होगा, पता पड़ेगा लाइट यहां से एंट्री की है। दो टाइप की लाइट होती है, एक तो आपकी आकाशीय बिजली होती है जो ऊपर से गिरती है, वो भी बिजली होती है, एक आपकी नॉर्मल ये इलेक्ट्रॉनिक वाली होती है जो घर में आती है। दोनों अगर आ रहे हैं आंसर में तो इसका मतलब कोई भी लाइट हो जहां एंट्री पॉइंट होता है वो हमेशा डिप्रेस होगा, खड्डा होगा, और जो उसका एग्जिट पॉइंट होगा बर्न का वो हमेशा एक्सप्लोसिव होगा। क्या होगा? एक्सप्लोसिव, फटा हुआ होगा, कॉमनली अफेक्ट करेगा हार्ट को। सबसे पहले आपको श्योर करना है कि कैसे हो गया। प्रियंका जी गलत तो होना ही है, तुक्का लगाओगे बेटा, हर चीज में तुक्का नहीं लगता है, कार्डियो को अफेक्ट करता है, क्वेश्चन बन चुका है, लिख लो, नोट कर लो, इंपोर्टेंस। यस, तो सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है कि कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिक सोर्स ब्रोकन। सबसे पहले आप वहां से तार टूटा है, और अपन ये करते हैं नॉन कंडक्टिव ऑब्जेक्ट के साथ में, नॉन कंडक्टिव ऑब्जेक्ट के साथ में, कोई ड्राई ऑब्जेक्ट लेकर के, कोई प्लास्टिक, रबड़, कोई ड्राई लकड़ी, सूखी लकड़ी लेकर के उसको अपन हटाते हैं सबसे पहले। यस, बढ़ो आगे यहां से। तो अब आप लोगों का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं सर, 1 ounce इज इक्वल टू, उसको बड़ा हिंदी में ऑन्स बोलते हैं, ओजेड बोलते हैं। एक ऑन्स में कितना कुछ होता है, ये ग्राम की बात कर रहा है, अपन ग्राम भी देख लेते हैं, एमएल भी देख ले। एमएल मोटा मोटा होता है 30 ml, ग्राम होता है सर 28.34 ग्राम। 28, अब एग्जाम में 28.34 ग्राम तो आंसर है नहीं है, तो इसी 28.34 को मैं कितना मान लूंगा सर, 30 ग्राम बोलेंगे। या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं सर 1 ounce इक्वल टू 2 टीस्पून, कि आपको पता है जो 1 टीस्पून होती है वो 15 ml की होती है, और एक छोटी टीस्पून होती है स्मॉल वाली, वो होती है 5 ml की, उसको अपन टीस्पून बोलते हैं, उसको अपन टेबल बोलते हैं। अरे कुछ समझिएगा, कुछ सीखिएगा। 1 टीस्पून 5 ml की होती है, 1 टेबल स्पून 15 ml की होती है। तो 1 ऑन्स में 30 ml हो गए, 1 ऑन्स में 2 टीस्पून हो गए, 1 ऑन्स में 6 स्मॉल टीस्पून हो गए, टेबल 2 हो गए, टी 5 हो गए। या फिर उसको अपन बोलते हैं 1 मेडिसिन कप, इसको बोलते हैं 1 मेडिसिन कप। 1 मेडिसिन कप भी आपके 30 ml का ही होता है। तो ये कुछ आपके ऑन्स की यूनिट थी, आपको गलत नहीं करोगे आपको। तो 30 ग्राम एग्जैक्ट होता है 28.34 ग्राम ना, तो आंसर आपका जाएगा 30 ग्राम। ml में होता है आपका 30 ml, सही लिखा आपको। टीस्पून 5 का है, टेबल 15 ml का है। तो ये कुछ ऑन्स की इकाइयाँ होती है जहाँ से अपन पेशेंट का कुछ वॉल्यूम मेजरमेंट कर सकते हैं दवाई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। कौन सा साइन आपको शो कर रहा है कि पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट हुआ है? कौन सा आपके डिहाइड्रेशन को शो कर रहा है? किसका साइन आपको पानी की कमी शो कर रहा है? क्या वेट गेन, ये बेटा जब भी शरीर के अंदर फ्लूइड बढ़ता है गेन होता है। पॉलीयूरिया, ये भी आपके फ्लूइड इंक्रीज का होता है। जिनरलाइज एडिमा, उसको अपन एना सार्का बोलते हैं, एना सार्का बोलते हैं बेटा। ये आपका सीकेडी का सिम्टम होता है, ये आपके हार्ट फेलियर का सिम्टम होता है। दो कॉमनली चीजों में आपको देखने को मिलता है, सीकेडी या हार्ट फेलियर के अंदर एडिमा या एना सार्का, ये भी आपके फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ा हुआ करता है। हाइपोटेंशन, बीपी का कम होना, बीपी का कम होना, हाइपोटेंशन होना, कहीं की आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट को शो करता है। ये बड़ा सीएसओ का लेवल के क्वेश्चन है। अब आप लोग 9 का समझ के आए हो तो हो सके आपका लेवल उसी हिसाब से हो। सीएसओ में तो बड़ा यही लेवल आएगा, समझना पड़ता है, इजी क्वेश्चन होता है। लेकिन इसी इजी के चक्कर में नहीं, आप आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर देगा। रेशनल बिठाने पड़ते हैं, समझाने पड़ते हैं। अरे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? शिवांगी परिवार डेली आप लोगों के लिए जो क्लासेस लेके आ रहा है, डेली 8 PM आप लोगों की सेवा में हाजिर हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है विथ रेशनल के साथ में। मजा आ रहा है बेटा? ठोको लाइक, क्लास को शेयर करना ना भूले बिल्कुल भी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक क्लिनिकल नर्स एडमिनिस्टर मोनोवेलेंट है ना। अब मोनोवेलेंट क्यों बोला सर? उसके अंदर एक ही वैक्सीन है, मोनोवेलेंट कहलाती है। आजकल उसकी जगह बड़ा पेंटावेलेंट आ गया है, पेंटावेलेंट आ गया है, जिसके अंदर 5 दवाइयां एक साथ पेशेंट को, बच्चे को आईएम लगाते ताकि बच्चे को बार बार दर्द ना हो। एक दर्द में ही 5 दवाई दे दो, नाम दिया पेंटावेलेंट। यहां पर बात करते हैं मोनोवेलेंट, एक ही दवाई की बात कर रहे हैं और उस दवाई का नाम क्या है सर? ये बोल रहा है सर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपको पता है आईएम लगती है, कैसे लगेगी? आईएम। किसके लगेगी सर? इन्फेंट के लगेगी, बच्चे के लगेगी। अब जैसे ये आईएम लगेगी तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन साइट आईएम की बात कर रहा है इन्फेंट के अंदर, क्वेश्चन घुमा दिया है, बात वही है। मोस्ट कॉमन साइट अगर आईएम की बात करें और इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट के लिए ऑलवेज ये वाली मसल्स होती है, उसको बोलते हैं सर वास्टस लैटरलिस। यहां पर बड़ा जो वॉल्यूम होता है मैक्सिमम वो होता है आपका 1 ml, 1 ml मैक्सिमम वॉल्यूम होता है। 90 डिग्री एंगल पे अपन आईएम इंजेक्शन या कोई भी वैक्सीन बच्चे के अंदर लगाते हैं और बच्चे का मैक्सिमम लिखा है मैंने, है ना। अब इसका मतलब इसका नहीं है मैक्सिमम, इस साइट का मैक्सिमम है। अब हेपेटाइटिस बी का जो वॉल्यूम होता है वो आपका 0.5 ml है, ध्यान रहा 0.5 ml, मैक्सिमम 1 ml तक यहां पर अपन दे सकते हैं, ठीक है ना। यस, तो यहां तक आई थिंक। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के लिए आपका होता है वेंट्रोग्लूटियल्स। एडल्ट के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है आपको वेंट्रोग्लूटियल। अगर एडल्ट में वैक्सीनेशन की बात करें कि एडल्ट में वैक्सीनेशन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है तो आपको करना पड़ेगा डेल्टेड, और वहां पर आपका जो वॉल्यूम होता है वो 3 ml होता है। वेंट्रोग्लूटियल आपका होता है आपका 5 ml, वेंट्रोग्लूटियल का मैक्सिमम 5 ml, डेल्टेड का मैक्सिमम 3 ml और वास्टस लैटरल का मैक्सिमम 1 ml। यस, तो आंसर क्या रहेगा सर? आपका डी रहेगा, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेशंस ऑफ द पीडियाट्रिक ड्रग डोज मेडिसिन। बच्चों के अंदर 1 साल से कम की बात कर रहे हैं। मैं पीडियाट्रिक का पूरा बता दूं आपको। जो मोस्ट कॉमन फार्मूला होते हैं बेटा, 3 फार्मूला होते हैं। एक होता है आपका फ्राइड फार्मूला या उसको फ्राइड रूल बोलते हैं, जो कॉमनली अपन यूज कर जाते हैं इन्फेंट के लिए। इन्फेंट के लिए 1 से 12 मंथ के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका जो फार्मूला आता है वो आपका होता है आपका क्लार्क फार्मूला। क्लार्क फार्मूला ये बेटा वेट के अकॉर्डिंग होता है, वेट के अकॉर्डिंग, और वेट हमेशा एलबी में होना चाहिए, पाउंड में होना चाहिए, और ये बड़ा मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट कॉमन एक्यूरेट बात करें या मोस्ट कॉमन यूज की बात करें क्लार्क आंसर करना होता है। तीसरा एक आपका होता है इन्फेंट हो गया, फ्राइड हो गया। एक होता है यंग फार्मूला, एक होता है यंग फार्मूला, ये बेटा एज के अकॉर्डिंग होता है और ये 1 to 12 ईयर के बच्चों के अंदर आता है। यस, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? एज ऑफ 1 ईयर, इन्फेंट की बात कर रहा है। इन्फेंट में आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको जहां ऐप लगता है इन्फेंट की बात कर सर, इन्फेंट में ऐप आ रहा है तो ऐप से याद कर लो सर। जो फ्राइड फार्मूला होगा वो मोस्ट कॉमन 1 ईयर से कम के बच्चों में होगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। प्रियंका जी, ममता, आरबी, रविंद्र भाटी, विनू, अजमान, बहुत शाबाश बेटा, मजा आ रहा है क्लास को, कुछ नई नई बातें सीखने को मिल रही है, कुछ रेशनल जो आपके रेशनलों को और इंप्रूवमेंट करने जा रहा है शिवांगी परिवार। आपको जो रेशनल आ रहे हैं उसमें और कुछ ऐड करेगा ताकि आपकी एक सीट अपकमिंग एग्जाम में सुनिश्चित हो सके, श्योर हो सके कि हाँ ये सीट हम दावे से ठोके कह सकते हैं कि इस सीट पे तो हमारा ही नाम होगा, बाकी किसी का हक यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा सर, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। यहाँ सेल से प्लाज्मा की बात कर रहा है। ये टॉपिक बेटा काफी मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसका समझ में आया वो कभी जिंदगी भर उस टॉपिक को भूल भी नहीं सकता। यहाँ बात करते हैं सर सेल से वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम, सेल से प्लाज्मा में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पानी खिंच रहा है और यहाँ पर पानी खींचने को अपन बोलते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो पानी शिफ्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं और जब मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं तो ब्लड की टोनिसिटी को बढ़ाएंगे, ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब सेल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा।
और जब भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है उसको बोलते हैं वाटर पुशिंग प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को बोलते हैं वाटर पुलिंग प्रेशर। तो यहाँ पर वाटर पुलिंग प्रेशर वेसल्स में लग रहा है, सेल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है, उसको बोलते हैं वाटर पुशिंग प्रेशर। इसलिए आपका फ्लूइड्स सेल से वेसल्स में शिफ्ट हो रहा है और ये हाइपरटोनिक आपके यूज करते हैं एडिमा के अंदर, यूज करते हैं एडिमा के अंदर। तो आंसर ये हो गया। ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहाँ होता है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहाँ होता है सर, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है सेलुलर डिहाइड्रेशन के अंदर। अरे कहाँ करोगे सर, सेलुलर डिहाइड्रेशन के अंदर हाइपरटोनिक कौन सर, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं सर, डीएनएस हाइपरटोनिक है, D10 हाइपरटोनिक है, D25 हाइपरटोनिक है, D50 हाइपरटोनिक है, RL प्लस NS अगर मिक्स पूछा जाए हाइपरटोनिक होता है आपका, मैनिटोल हाइपरटोनिक होते हैं, NS 3% हाइपरटोनिक होता है, NS 5% हाइपरटोनिक होता है, जिसकी 1710 ऑस्मोलिटी होती है, ठीक है ना। ये सब के सब हाइपरटोनिक के एग्जाम्पल है। एडिमा किस में क्या करेगा समझ गया आपको, कॉन्ट्राइंडिकेशन डिहाइड्रेशन में यूज एडिमा के अंदर। अरे कुछ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है बेटा आपको, मैनिटोल आल्सो इज द हाइपरटोनिक्स। अरे कुछ समझ में आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है टॉपिक के अंदर। अगर आपका रेशनल मजबूत होगा, रेशनल तभी मजबूत होगा जब आपकी थ्योरी क्लियर है, थ्योरी कवर है, तब भी आप एमसीक्यू निकाल पाओगे। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो डायरेक्ट उठ करके आया है, चलो आज दो एमसीक्यू निकाल देते हैं, धुआंधार सेशन चल रहा है और वहां पर कुछ सीख के जाएंगे, बड़ा ऐसे बच्चे थोड़े दूर रहे, पहले थ्योरी को कवर करो, साथ साथ में थ्योरी कीजिए, फिर एमसीक्यू करोगे तो कुछ मजा आपका दुगुना होता है। रील में आपको लगेगा हाँ हमारी पढ़ी हुई थ्योरी आज रील में इफेक्टिव हो रही है, रिजल्ट यहां से मिलता है। थ्योरी आधी अधूरी ये हवा भी नहीं लगेगी, व्हाट इज हाइपो व्हाट इज आइसो। बेटर है अपनी थ्योरी को मजबूत कीजिएगा, सेल्फ कीजिएगा, शिवांगी के साथ में जहां भी आपको अच्छी लगे थ्योरी पढ़िएगा। थ्योरी के बाद एमसीक्यू आ रहे हो, इवन 100% गारंटी का आपका एक भी क्वेश्चन गलत तो हो ही नहीं सकता। यस, ऐसी ही कंटिन्यू क्लासेस लेने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए शिवांगी के साथ में। यस, बिना थ्योरी के एमसीक्यू मुश्किल है। व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव ये जो इमेज दिख रही है सर, ऑटोक्लेव की इमेज है, ऑटोक्लेव की इमेज है। इस ऑटोक्लेव इमेज के लिए जो आपका टेम्परेचर होता है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं टेम्परेचर, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं टाइम, कई बार क्वेश्चन पूछा है यहां पर आपका प्रेशर। 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों ही आपको मुख्य ज़बानी याद होने चाहिए। यस, बहुत सारे बच्चों का आंसर यहां पर आ रहा है। यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, कॉपी पेस्ट करते रहो, बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा है, कॉपी पेस्ट करते रहो और आंसर गलत पाते रहिएगा। क्या बात है, यही सिखा रहे हैं क्या आप लोगों को। अरे यार शिवांगी में पढ़ रहे हैं, प्रियंका जी क्या आंसर दे रहे हो आप लोग, कांता कुमारी बढ़िया है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, वाह मेरे लाल, वाह मेरे शेर, वाह मेरे सितारे, बहुत अच्छे। क्या पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है, क्या आंसर करके आ रहे हो। एससीएसओ भी कई बार इतना इजी नहीं होता है, बड़ा उसका जो टेम्परेचर होता है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, टाइम होता है 20 से 30 मिनट का होता है, कम से कम 20 होता है, ठीक है। प्रेशर होता है 15 LB पर इंच स्क्वायर। अरे बेवकूफो, अब ध्यान से देखो, उसने यहाँ पर कुछ ने लिखा है, अरे बेटा फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है, ये एफ की बात कर रहा है, आपको सेंटीग्रेड में पूछा है, अब निकाल के दिखाओ। अरे बेटा 121 डिग्री फ़ारेनहाइट तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ध्यान देने का, ये मोइस्ट हीट का एग्जाम्पल है, ऑटोक्लेव इज द एग्जाम्पल ऑफ मोइस्ट हीट, ठीक है। यहां पर जो हीट के मोइस्ट के बड़ा 3 टाइप होते हैं, मोइस्ट हीट के 3 टाइप होते हैं फिजिकल के अंदर। एक होता है लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा जो आता है मोर देन 100 डिग्री, लेस देन 100 डिग्री में आता है आपका पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क जो आपके 63 डिग्री पे होता है, वो लेस देन 100 होता है। 800 पे होता है बड़ा बॉइलिंग, जो पानी को गर्म करते हैं वो 100 डिग्री होता है। मोर देन 100 वो आपका होता है ऑटोक्लेव। तीनों एग्जाम बता दिए, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड 63 डिग्री, मिल्क पास्चुराइजेशन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर बॉइलिंग्स मोर देन 100 डिग्री 121 डिग्री सेंटीग्रेड,
ऑटोक्लेव, तो बेटा 121 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा है, ऑप्शंस में बेटा 120 डिग्री 1 फ़ारेनहाइट है। तो क्वेश्चन को पढ़ो समझो फिर आंसर दो, ऐसे आते हुए क्वेश्चंस गलत करोगे बेटा एग्जामिनर जानबूझ कर 121 आपके लिए पहले ही देगा, तो इसलिए बेटा देखना पड़ता है, आंसर समझना पड़ता है, ठीक है ना। जानबूझ करके गलती करवाते हैं, वही गलती तो आपको इंप्रूवमेंट करनी है, सीखनी है। तो बेटा आई थिंक आंसर रहेगा 250 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें या 121 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर रहेगा। अब दोबारा गलती ना करें ऐसे क्वेश्चंस, क्यों देखने में जितने इजी होते देख लो, सबसे इजी लग रहा है आई थिंक आपको, और गलत यही हुआ है। उससे पहले तो आपने फिर भी काफी क्वेश्चन सही किए हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो 1.25 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। यस, ए रेस्क्यू वर्किंग इन इंटेंसिव केयर यूनिट नर्स नो दैट द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन, पहले कंप्रेशन है फिर वेंटिलेशन है, तो ऑन शिपयार्ड वेयर टू रेस्क्यू प्रोवाइड, जब दो की बात कर रहा है कुछ मेंशन नहीं है, एडल्ट के लिए शायद 1 रेस्क्यू हो, पता है सबको, या 2 रेस्क्यू हो, दोनों के लिए ऑलवेज 30:2 है। इन्फेंट और चिल्ड्रन की बात करें, इन्फेंट और चाइल्ड की बात करें, अगर 1 रेस्क्यू है आपको तो 30:2 करना है, अगर 2 रेस्क्यू है 15:2 कर रहा है, अगर नियोनेट की बात करें ऑलवेज 3:1, जो भी आंसर अच्छा लगे उसको टिक मार दीजिएगा, आंसर सही होगा। डाटा नोट कर लो, 100% सही डाटा है, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं आपको। एडल्ट के लिए ऑलवेज 30:2, चाहे 1 है 2 है 10 है। इन्फेंट चिल्ड्रन दोनों में सेम होगा, 1 है एज ए एडल्ट 30:2, 2 रेस्क्यू है 15:2, ठीक है। नियोनेट में होता है 3:2। टाइम जो पोजीशन चेंज करते हैं वो करते हैं आफ्टर 2 मिनट में, आफ्टर 2 मिनट में। एडल्ट में करेंगे अपन आफ्टर 5 साइकिल, बच्चों में करेंगे 5 साइकिल या 10 साइकिल। 5 साइकिल तब करेंगे जब 1 रेस्क्यू है, 10 साइकिल तब करेंगे जब 2 रेस्क्यू है। आई थिंक समझ के होंगे। बच्चे में तब करेंगे जब आपके 2 मिनट हो जाएगी, 2 मिनट में जितने भी साइकिल होंगे तब जाकर अपन अपना रोटेट रोल कर देंगे। अरे कुछ मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है बेटा। यस, तो ऐसी ही क्लासेज पाने के लिए आप जुड़े रहिए कंटिन्यू। अभी भी देखने वाले ज्यादा है, लाइक करने वाले कम है। अरे बेटा लाइक के लिए बार बार बोलने के लिए मत बोलिएगा, एक अंगूठा दबा दीजिएगा क्लास अच्छी लगती है तो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल मेजरिंग बीपी इन अपर आर्म पे द चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप, जिसको अपन डायफ्राम बोलते हैं, जिसको अपन डायफ्राम बोलते हैं, ये डायफ्राम कौन सी आर्टरी पे रखते हैं? आपको पूछा आपको, तो बेटा यहां से 2 इंच एबव रखते हैं मिड क्यूबाइटल एरिया से, मिड क्यूबाइटल फोसा से, या उसको मिड की जगह एंट लिख दो, एंटी क्यूबाइटल फोसा से 2 सेंटीमीटर अबव। एग्जाम में आया हो किसने, इंपोर्टेंट कर ले। अगर आपको फिंगर का पूछे कितनी फिंगर, तो आपको 2 to 3 फिंगर करना है आंसर। 2 to 3 फिंगर दूर रखोगे। इंच में आपको 2 इंच रखना है, रेंज रहेगी 1 से 2 इंच, एग्जैक्ट 2 इंच करोगे आपको। और जो ट्यूब होगी, ये ट्यूब आप सेंटर में रखोगे। ट्यूब कहाँ रखोगे सर? इसे एंटी क्यूबाइटल फोसा के सेंटर में रखोगे। यहां पर जो आर्टरी होती है, इस आर्टरी का नाम पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। यस, कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो? 3 से 8 डाटा बता दिया आपको। आर्टरी का नाम जो ब्रेकियल आर्टरी होता है सर, आंसर डी रहेगा। ऊपर कितना रखोगे? 2 इंच। सर नेम लो मेरा योगेश कुमार, बस आपका नाम आ गया है। उसके अलावा चंद्रकला है, कांता कुमारी है, चंद्रा जाट है, राजेंद्र भाटी जी है, बहुत अच्छे बेटा। 2 इंच, रेंज 1 to 2 इंच है। फिंगर 2 to 3 फिंगर है ना, तो ध्यान देना ये 1 से 2 है, फिंगर 2 से 3 है, ठीक है, गलती नहीं करोगे। और ट्यूब रखोगे आपका सेंटर पॉइंट में, आपको ट्यूब रखोगे, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका बी पॉइंट। ये 3-4 डाटा हर बार एग्जाम में कहीं न कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन बचते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही क्लास को धमाकेदार पाने के लिए आप शिवांगी के साथ में बने रहो, जुड़े रहो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी। यस, जो मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी है? अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन से, नंबर स्कोरिंग क्वेश्चन से। किसकी प्रॉपर्टी है? क्या सर वो पेशेंट की प्रॉपर्टी है, क्या हॉस्पिटल की है, क्या फिजिशियंस या डॉक्टर्स को बोल सकते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, या पेशेंट के रिलेटिव्स की? तो आई थिंक जो सबसे गलत आंसर है वो मैं पहले ही कर दूं ताकि कोई डीपर ना जाए।
ए बी सी में से कहीं न कहीं आपका डाउट वाजिब बनेगा ही बनेगा। आप बहुत सारे बच्चे वासाबास ए बी सी पता नहीं क्या लिख के जा रहे हो, है ना। आया हुआ क्वेश्चन समझिएगा, नोट कीजिएगा, इंपोर्टेंट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ए बी सी तीनों ही आंसर कर रहे हैं। 100% आपका आंसर जो सही जाएगा वो आपका आंसर रहेगा बड़ा हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी होती है, पेशेंट का अधिकार होता है बड़ा फोटोकॉपी। पेशेंट का अधिकार होता है, फोटोकॉपी का अधिकार होता है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड होता है पेशेंट का, जो उसके पेशेंट को ओरिजिनल कॉपी का अधिकार नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। हॉस्पिटल और हॉस्पिटल नहीं तो आप एमएस करोगे, जो मेडिकल सुप्रीडेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी, डॉक्टर भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं बड़ा। हॉस्पिटल नहीं है तो आपका हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल सुप्रीडेंट की एक वो जिम्मेदारी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है मेडिकल रिकॉर्ड। ये मेडिकल रिकॉर्ड 3 टाइप्स के होते हैं। अगर पेशेंट ओपीडी आ रहा है तो बड़ा 5 साल तक स्टोर करते हैं। अगर पेशेंट आईपीडी आ रहा है 10 ईयर तक स्टोर करते हैं। अगर कोई एमएलसी केस है, मेडिको लीगल केस है, 15 ईयर तक इस डॉक्यूमेंट को अपन सेव करके रखते हैं, उसके बाद भले वो जला के फेंक दो, ठीक है ना। यस, अरे कोमल कुमारी तुम्हारे हॉस्पिटल में क्या करते हैं उससे मतलब नहीं, आपको एग्जाम में पास होना है तो यही डाटा लिखना पड़ेगा। रिकॉर्ड जो होते हैं बेटा वो हॉस्पिटल के होते हैं, नॉट पेशेंट के होते हैं। मेडिकल सुप्रीडेंट की जिम्मेदारी होती है उस चीज की। ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्लासेस धमाकेदार, जल्द ही अपना सेशन बढ़ने वाला है। क्लास से इंप्रूवमेंट करेंगे, क्वेश्चन ऑफ नंबर बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ेगा, ड्यूरेशन बढ़ेगा। ऐसी ही क्लासेस को कंटिन्यू पाने के लिए आप शिवांगी परिवार जो आपके लिए अलग अलग कोर्सेज ऑफलाइन और ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन ऑल इंडिया में अवेलेबल है, ऑफलाइन जोधपुर के अंदर और गुजरात गांधीनगर के अंदर 2 जगह क्लासेज अवेलेबल है। आप जो चाहे जहां तक आपको अच्छा लगे, हर बैच हर कोर्सेज अवेलेबल है। 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। देर ना कीजिएगा, समय बहुत कम है। अपकमिंग वैकेंसी कम से कम आज बताया आपने रेगुलर क्लास के अंदर मोर देन 10,000 वैकेंसी है बेटा। बच्चे बोलेंगे सर इतनी वैकेंसी का है, अभी बता दो आपको ऑल इंडिया के अंदर मोर देन 10,000 वैकेंसी इसी साल 2023 के अंदर, 2023 के अंदर आपका ही वेट कर रहा है। मौका बहुत अच्छा है। 80-20 का फर्दर बता दूं, डिस्कशन चल रहा है, कुछ बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, ध्यान में रखिएगा। पढ़ना आज ही स्टार्ट कर लीजिएगा। जो भी डाउट है क्लास पूरी होने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट रहेगा बिल्कुल लेके आएगा। अभी आपके 19 फेब तक ध्यान दीजिएगा, 19 फेब तक हमें थोड़े इजी क्वेश्चंस, इजी मतलब सीएसओ के लायक पढ़ाएंगे आपको। 19 फेब के बाद अपन वापस ईएसआई और नॉर्थ सेट के हिसाब से लेके आएंगे। तो ध्यान रखना, ईएसआई और नॉर्थ सेट में जो छोटे क्वेश्चन होंगे वो वहां नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ईएसआई और नॉर्थ सेट के छोटे क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको कवर करने हैं उसी सीएसओ में जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं दोनों एग्जाम की, वो बच्चे यहाँ पर ध्यान देना। बड़े क्वेश्चंस हो गए वो आपको ईएसआई और नॉर्थ सेट का क्लास होगा 19 फेब के बाद, वहां पर लेके आएंगे। वहां पर ये क्वेश्चंस नहीं हो गए तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वही की तैयारी कर रहे हो उसके बाद में जुड़िएगा, बेनिफिट दोनों जगह से लेना है। तो अभी भी देखने वाले ज्यादा है। क्लास को अच्छी लगे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। वापिस कल मिलते हैं आपको इसी टाइम 8 PM शिवांगी परिवार के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।